आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है जिन्होंने आयुर्वेद को इतना ईज किया है, इजी टू अंडरस्टैंड किया है सोशल मीडिया की सहायता से, जो कि आज के समय में हम समझ पाते हैं कि आयुर्वेद को अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो उसे बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं वैद्य जी हरदर वाले के बारे में। लोग ठीक करेंगे, ये आप सभी के लिए है। सिम्टम 20 से ज़्यादा सालों से रिसर्च करके इतने सारे लोगों को क्योर करना, साथ ही साथ में आज वो हमसे जुड़ने वाले हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि एज अ नॉर्मल लाइफ जो कि लोग जी रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके हम लोग क्या सोल्यूशन ला सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो कि हम सभी के, मेरे नहीं, हम सभी लोगों के हैं, हम उनसे पूछेंगे और उसका आंसर उनसे लेके अपनी लाइफ में उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौहान, आप देख रहे हैं फाउंडकास्ट विद मोहित चौहान। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी की तरफ से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज के टाइम में सभी लोग अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि सब लोग हासिल भी कर रहे हैं उस चीज़ को, पर उस भागा दौड़ी में लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर देते हैं, वो है हेल्थ। क्या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में अपनी चेंज लेकर आएँ और उससे हमारी हेल्थ पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाए? तो मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मोहित जी आपका। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। तो इसमें दो तीन चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। जो हमारे ड्राइविंग फैक्टर है स्वस्थ रहने के लिए, वो है हमारा आहार और निद्रा, हमारा भोजन और निद्रा। लोग बहुत लेट सोते हैं। हमारी बॉडी बहुत सिस्टमेटिकली डिज़ाइन की गई है और ये सिस्टम फॉलो करती है, क्योंकि आप देखिए ना, ब्रह्मांड में सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी डिफाइन है, चंद्रमा की पृथ्वी दूरी डिफाइन है, सारे नक्षत्र ग्रह सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। प्रकृति में, पृथ्वी पे देखें तो सारे जीव जंतु टाइम से उठते हैं, टाइम पे सोते हैं और टाइम पे भोजन करते हैं, अपना रात्रि को भोजन नहीं करते हैं। तो हम अगर समय सही कर लें खाने पीने का, तो भी हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। थोड़ा भोजन की क्वालिटी भी ठीक कर लें अपनी। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ये भोजन पचता नहीं बॉडी के अंदर, ये सड़ता है, क्योंकि जठराग्नि सूर्य से लिंक है। सूर्य बढ़ता है तो जठराग्नि हमारी बढ़ती रहती है और पाचन करती रहती है, भोजन आगे मूव करता रहता है। लेकिन रात को जब हम लेट भोजन कर रहे हैं तो भोजन पचता नहीं, सड़ता है बॉडी के अंदर, फिर वहाँ से रोग पैदा होते हैं। वैसे मैं ये समझ जाना चाहूँगा कि ये कौन सा निर्धारित समय है जिसके बाद में हमें खाना नहीं खाना चाहिए, उससे पहले पहले हमें खाना खा लेना चाहिए? देखो, दो सिद्धांत है इसमें। एक तो जब भूख लगे आपको तब खाना चाहिए। अच्छा, ये सबसे बढ़िया एक लॉजिक है जो हमारी बॉडी डिमांड कर रही है। उस समय जो रस धातु बन रही है बॉडी के अंदर, वो उच्च क्वालिटी की है, सबसे बढ़िया है। बिना भूखे खाएंगे तो फिर पाचन बहुत अच्छे से नहीं होता, रस धातु ठीक से नहीं बनेगा, फिर रक्त, मांस, मेद आदि वो उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो पहले तो अपनी बॉडी की सुने आप कि कब बॉडी डिमांड कर रही है। दूसरा ये है कि सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें, और सुबह सूर्य उदय होने के बाद जो पहली घड़ी है, पहला पहर है, जो माने सूर्य अगर उदय हो रहा है 5:30 बजे, तो 8:30 के बीच में आप भोजन कर लें। और सबसे जो पीक टाइम है इसका, सबसे बढ़िया टाइम, वो 8 से 8:30 का है। माने उत्तर जो बाद का समय है वो सबसे अच्छा, उसमें अग्नि हमारी बढ़िया होती है, उस समय भोजन करें। और फिर शाम को भोजन करें सूर्य अस्त होने से पहले। बीच में हल्का आहार ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। अगर ये बातें फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि ये मूल है। जो लोग रात को भोजन कर रहे हैं, रात को भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। जैसे रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी में गंध पैदा हो जाती है, तो बॉडी के अंदर सड़न पैदा हो चुकी है। अब उसके बाद जब सुबह उठेंगे आप, कुछ खाएंगे तो वो भी सड़ेगा ही फिर उसके बाद, और ऐसे ही धीरे धीरे रोग पैदा होते हैं। तो मतलब कि ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमें रात को खाना नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद अग्नि शांत हो जाती है। ओके, इसके साथ ही एक सवाल और भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में आपको जैसे कि मालूम है, ऑलरेडी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ। जैसे टेक्नोलॉजी के साथ में ऑलरेडी हम आगे बढ़ रहे हैं, और इवन दो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाना भी मतलब स्क्रीन टीवी देखते हुए खाते हैं या फ़ोन देखते हुए खाते हैं, और मोर देन अपना जो टाइम है वो फ़ोन के साथ ही व्यतीत करते हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को टैकल करना यहाँ पे। तो ऐसा क्या है जो उनके लाइफ में हम ऐड कर सकते हैं जी जी। उससे इससे जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उससे भी थोड़ा सा हम लोग बच सकें? राइट।
तो मोहित जी देखो, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो सब संस्कारित हम भोजन करते हैं। हम भोजन में पहले तेल डालते हैं, फिर उसमें छौंक लगाते हैं, धनिया जीरा आदि जो बहुत दिव्य औषधियाँ सब ये डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसको संस्कारित करते हैं। तो ये संस्कार है। संस्कारित माने उसको हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, उसको हमने और गुणवत्ता बढ़ा दी है उसकी। तो सबसे अच्छा संस्कार कौन सा है? सबसे अच्छा संस्कार है भोजन को श्रद्धा भाव के साथ खाना, श्रद्धा भाव के साथ बनाना। लेकिन आज ये सबसे अच्छा जो सबसे उत्तम संस्कार है उसकी कमी दिखती है। लोग बनाते समय ध्यान कहीं और है, खाते समय ध्यान कहीं और है। तो इसके बिना जो रस बनना चाहिए बॉडी के अंदर, जिस तरह का एक न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए, शरीर बहुत सूक्ष्म तरह से काम करता है। हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मिस कर देते हैं। तो ये तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाएं कि भाई फ़ोन नहीं देखना है ना। शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चे को डांट के फटकार के सही दिशा में चलाते हैं, मान लो बच्चों को अमृत पिला रहे हैं, और जो माता पिता मोह के अधीन होके बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, उनको खुली छूट देते हैं, वो मानो जहर पिला रहे हैं बच्चों को, बाद में उसका बहुत भयंकर दुष्परिणाम होगा। तो जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं या फिर हमारे बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे तो कोरा कागज थे, आपने उनको डेवलप किया है, आपने बनाया उनको, तो जिम्मेदारी आपकी है। वैसे जी आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सही तरीके से इसका जवाब दिया, और बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी ही है। और खाने की आपने बहुत अच्छे तरीके को आपने एक्सप्लेन किया, जो कि शायद मैंने अभी तक इस चीज़ के बारे में सुना नहीं था। वैसे जी अभी हम लोग थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं आपको चीज़ों के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो कि सुन के मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने आपको यहाँ बुलाने से पहले कुछ रिसर्च करी, जिसमें मुझे चला पता है कि ऐसा ट्रीटमेंट आप इस वक्त में प्रोवाइड करवाते हैं कैंसर पेशेंट के लिए, जो कि मतलब आप ये मान लीजिए कैंसर ऐसी बीमारी है आज के समय में भी जिसका ट्रीटमेंट होने के बाद भी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। वहाँ आयुर्वेद कैंसर को ठीक कर दे रहा है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बात को जानने के लिए, कहानी है क्या ये? तो मोहित जी इसमें ना कैंसर एक गंभीर विषय है, अब आप समझें, और कई पेशेंट हमने ठीक करे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो गुरु ने मुझे एक दिशा निर्देश किया है, इसको हम फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि जो बहुत क्रिटिकल केस है, जो 4th स्टेज है, उसमें बहुत सावधानी से चिकित्सा करें आप, और जो 2nd 3rd स्टेज के हैं उसमें तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम आसानी से उसको कवर कर लेते हैं। ऐसी औषधियाँ हैं शास्त्रों में। इवन हम लोग हिमालय जाते हैं, वहाँ से भी कुछ औषधियाँ लाते हैं। तो और जो भस्म हम बनाते हैं, जो उसका सबसे बेस्ट फॉर्म हो सकता है उस लेवल की हम बनाते हैं, और उसके जो परिणाम आते हैं उसको देख के हम भी वास्तव में आश्चर्य में रहते हैं कि कितना अच्छा भस्में काम करती हैं। तो भस्में अगर ठीक से बनाएं कोई भी वैद्य, और जो मैंने आपसे भी बात की भाव के बारे में कि भावना कैसी है आपकी। एक तो भावना, हम औषधि लाते हैं, उसका रस निकालते हैं, उस भस्म में डाल देते हैं, फिर उसकी हम टिक्की बना के अग्नि में रखते हैं। एक भावना, आपका भाव कैसा है, आप कितनी लगन से काम कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये भगवान धन्वंतरी की अनुकंपा है कि हम लोग इस विषय में अच्छे से सफलता से काम कर पा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, इतना अद्भुत विज्ञान है आयुर्वेद की, चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। ओके, हाँ। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वेद जी तो फिर अगली पीढ़ी तो जान ही नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी में भी ऐसे लोग आएंगे जो उसको संभाल के रखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। वैद जी एक चीज़ हमेशा हमने नोटिस करी है, मैं आपको बताऊं, हमारे मेरे खुद के परिवार में लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट कई जगह से उन्होंने करवाया, और उनको सही मायने में बहुत अच्छी तरीके से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाए। और एक समय के मैं बिल्कुल भी इस बात को बोलने के पीछे नहीं हटूंगा कि वो हार ही चुके थे, क्योंकि उनको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल भी सकता है, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर में जहाँ पे कई लोग आपको आस-पास में दिख जाएंगे जो वैद्य क्रिया में और वैद्य का सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, उसके बाद में हम ऐसा क्या कर रहे हैं, वैद्य जी हरिद्वार वाले ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि और लोग नहीं कर पा रहे, और वहाँ पर आपके पास कोई भी आ रहा है तो उसको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, और इवन तो वो कई लोगों को और रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए आंसर बहुत आसान है इसका। संहिताएं इतनी अद्भुत हैं, इतना विज्ञान उसके अंदर है, जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वजनीन है। सब पृथ्वी पे कहीं भी चले जाओ आप संहिता लेके, वहीं वो एप्लीकेबल होती हैं। सार्वकालिक माने हर समय काम करता है, जीवन पर्यंत, ये पूरे मतलब जब तक का समय पृथ्वी का है, शुरू से लेकर लास्ट तक ही काम करती है संहिताएं, ऐसी लिखी हुई हैं। इसमें हम विकार नहीं निकाल सकते, कुछ कमी नहीं निकाल सकते। तो जो लोग संहिताओं को फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, वो रिजल्ट आएंगे। आजकल कुछ वैद्य ऐसे हैं कि थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करते हैं, उसमें वृद्धि नहीं करते,
चीज़ों को सीखते नहीं हैं। तो चीज़ें सारी दी हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, उसको ध्यान से पढ़ें, उसको थोड़ा डिकोड करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऋषियों ने क्यों लिखा है इसको, तो उसको जान के अगर उसको ठीक तरीके से अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। और हमारा ये बस एक थोड़ा सा जो यूनिक हमारी चीज़ है, और ये शास्त्रों में दिया हुआ है कि वैद्य वही है जो औषधि खुद बनाए। हम सारी औषधि खुद बनाते हैं अपने हाथ से, तो उसका भी एक कारण है कि रिजल्ट अच्छे मिलते हैं लोगों को। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ, और यही रीज़न है कि हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं कि रिजल्ट वाकई में लोगों को आयुर्वेद से काफ़ी मिल रहे हैं। और आयुर्वेद काफ़ी पुराना है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और जहाँ से शुरुआत से ही लोग उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए और कई बीमारियों को ठीक करते आए शुरुआत से, और उसी प्रोसेस को आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और जो किताबों में लिखा हुआ है, जो संहिताओं में लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से आप उस चीज़ को कर भी पा रहे हैं। अच्छा वैद्य जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। शुरुआत हमने इस क्वेश्चन से करी थी कि आजकल इंस्टेंट का थोड़ा ज़माना ज़्यादा आ गया, लोग स्विगी जोमेटो यूज़ करते हैं जिससे कि उनको इंस्टेंटली सारा सोल्यूशन मिल पाए। तो वहाँ पे एलोपैथी भी आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एलोपैथी मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि एलोपैथी को ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं और वो लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं? अगर उनको इंस्टेंटली इलाज मिल पा रहा है, फिर भी आयुर्वेद ऐसा क्या कर रहा है इस वक्त के टाइम पे? एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सअप का, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें उनका एक पैम्पलेट आया, उनका एक मैसेज आया कि आयुर्वेद अगर साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जब कीमो चल रही हो, तो जो पेन होता है और जो रिकवरी होती है वो फास्ट हो जाती है। तो माने लोग धीरे धीरे आयुर्वेद में आ रहे हैं, और आयुर्वेद तो प्राथमिक चिकित्सा है, प्राइमरी चिकित्सा है हमारे देश की। इसको सेकेंडरी कर दिया हमने धीरे धीरे, क्योंकि जब से अंग्रेज आए हैं सिस्टम चेंज हुआ है, और कुछ सिस्टम की जो गड़बड़ियाँ हैं, जो सबसे मुख्य चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए पूरी दुनिया में मनुष्य मात्र के लिए, वो सेकेंडरी है आज। और एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एलोपैथी सिम्टम को ठीक करती है, आयुर्वेद सिस्टम को ठीक करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वेद जी एक दवाई खाई है और जो अन्य रोग थे वो भी ठीक हो गए, माने गुड इफेक्ट्स है चीज़ों के। आपका आंसर मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्टरी लगा। और अच्छा, मुझे इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर हम कॉमन लोगों की बात करें, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो दिन भर में हम लोग कर रहे हैं, और ऐसा क्या कारण है कि हमारे शरीर के अंदर में इतने सारे रोग आज के समय में पैदा हो रहे हैं? ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कारण है कि लोग बाग इतने बीमार पड़ रहे हैं। तो दो कारण मुख्य रूप से हैं। एक तो और ये आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा सुन के कि यार ऐसा कैसा कारण हो सकता है। आज के समय में मन और भोजन, ये दो चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं बीमारियों के लिए। मन क्यों है? शास्त्रों में लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता में, मनः शरीर व्याधि कराणी, मन से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, और वाइस वर्सा मनः शरीर स्वस्थ कराणी, मन से शरीर स्वस्थ भी होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे भी हैं कि मन की शक्ति से लोगों ने अपने आप को ठीक किया है। जो प्लेसिबो इफेक्ट है कि भाई हाँ, मालूम होगा कि भाई ये दवाई बहुत अच्छी है, या फिर किसी एक सिद्ध वैद्य ने ये दवाई दी है, इससे लाभ हो जाएगा, भले इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा भाव से खाई तो ठीक हो गए। तो मन के एक तो विषय है, दूसरा भोजन का है। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किस समय खा रहे हैं भोजन, क्या खा रहे हैं वो तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन किस समय खा रहे हैं। अगर आप रात को भोजन करेंगे तो ये भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। ये एक दो बार तो बॉडी मैनेज कर लेती है, उसको बाहर निकाल देती है पचा के। जो चीज़ पचती नहीं है वो सड़ती है, फिर वो रुक जाती है बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, प्रयास करती है कि जो चीज़ें अनावश्यक हैं जैसे ही अवसर मिलेगा उसको बाहर निकालेंगी। इसीलिए कहा गया है लंघनम परमोषणम, जो बिना पचा हुआ बॉडी के अंदर रुका हुआ है, लंघन करो तो वो बॉडी अपने आप उसको पचा के बाहर निकाल देगी। इसको दूसरी लैंग्वेज में जो जापान के वैज्ञानिक हैं उन्होंने नई उस पर नई टर्मिनोलॉजी यूज करी है, नए तरह से डिफाइन किया है, और शांति पुरस्कार, वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार लिए हैं उन्होंने। लेकिन ये पहले से हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि वीक में एक बार तो उपवास कर ही लें आप। एक बार ना कर पाएँ तो कभी कभी वीक में शाम के समय भोजन स्किप कर दें और रात्रि भोजन को स्किप करें। तो मन के बारे में बात करें तो मन में अब विकार आ चुके हैं। विकार कहाँ से आ रहे हैं? मोबाइल के थ्रू, है ना। मोबाइल बड़ा माध्यम है एक मन में विकार लाने का। जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जेन ज़ी है हमारी, वो मोबाइल के माध्यम से वो चीज़ें सब देख पा रहे हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए। और इसमें हमारी भारत सरकार भी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में नियम बना दिया है, रशिया में नियम बना दिया है। ऐसे एक्शन होने चाहिए ताकि एक अच्छी इनपुट हमारे माइंड में जाए, छोटे बच्चों के माइंड में मुख्य रूप से। तो वहाँ से विचारों में विसंगति आ रही है। इसमें महर्षि चाणक्य क्या बोलते हैं कि अगर आपकी संगति अच्छी है और आपका भोजन अच्छा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भोजन के बारे में बात कर ली आपसे। संगति हमारी क्या है? जिन दोस्तों में हम रहते हैं, या फिर हमारा सबसे जो क्लोजेस्ट संगति है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन।
अगर इसमें हम मोबाइल फ़ोन में क्या है, एल्गोरिदम है, जो चीज़ें आप सर्च करोगे वही आती रहेंगी, उसी को आप देखते रहेंगे, ऐसा ही माइंड आपका ट्यून होता रहेगा। तो ये हम या तो ट्रेनिंग दें बच्चों को भी क्या देखना है, या फिर हमारी संगति ऐसी हो कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों में बोल रहे हैं। तो मन का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारी इंद्रियां मन के अधीन हैं। अगर मन स्वस्थ है तो हम स्वस्थ रहेंगे, और मन के अंदर पावर है अपने आप को ठीक करने की। इसीलिए कहा गया है कि मना शरीर स्वस्थ करानी, मन शरीर को स्वस्थ भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। और अगर मन हमारा, मन की अगर हम थोड़ी सी और बात करें, ये बहुत अच्छा मैसेज सबके पास जाएगा। मन हमारे बच्चे की तरह है, अगर इसको आप डांट फटकार के सही दिशा में ले जाएंगे तो ये आपको सुख देगा बाद में जाके। फिर आप चीज़ों को आसानी से, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं, आसानी से आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर मन को आपने लिबर्टी दे दी तो फिर ये आपका नाश कर देगा। और ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास पैसा तो खूब है, लेकिन कहाँ यूज करना है, खर्च कहाँ करना है, वो नहीं जानते। हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने प्राथमिकता दी है खर्च करने पे, कि खर्च की प्रधानता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए खर्च कहाँ करना है, ना कि कमाना कैसे है। कमा तो आप लेंगे, खर्च ठीक से नहीं करेंगे तो आपकी अधोगति में जाएंगे आप, आपकी जो आत्मा की हानि होगी। तो ये कुछ चीज़ें, गहरी चीज़ें हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और मैं भी कई सारी चीज़ों को इसमें फॉलो करता हूँ। लेकिन आपने एक टॉपिक बहुत अच्छा इसके अंदर में अभी छेड़ा है कि खर्च कैसे करना। आजकल के लोग, जो युवा है, हाँ। वो कमाने के पीछे ही दौड़ रहा है। हाँ। इवन दो उनका कहना ये भी है, काफ़ी लोगों का मैंने सुना भी है मैसेज, वो ये बोलते हैं कि खर्च करने पे बिलीव मत करो, कमाने पे ध्यान दो। तो आपका कहने का मतलब इससे क्या आप समझते हैं, और क्या इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं? राइट। जैसे ना शास्त्रों में दिया गया है अपरिग्रह, माने अनावश्यक वस्तुएं और अनावश्यक विचार आपको तकलीफ देने वाले हैं। तो अगर मान लो आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो क्या करना है उनका, है ना? सुख मिलेगा तो एक से ही मिल जाएगा, है ना? हम क्या है, हम कंपटीशन करते हैं लोगों से कि उसके पास ये वाली तो हम ये भी लाएंगे, है ना? या फिर हमारा उसके पास ये फ़ोन है तो हम ये फ़ोन लाएंगे। हमें अपना सॉल्यूशन निकालना चाहिए, भाई हमें किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं हम लोग, है ना? अधिक ऑप्शन मिलने से मन में विकार आता है, मन चंचल है, मन विचलित होता है ना? और जो सुख है वो मन की शांति में है। जिसका मन शांत है, जिसके जीवन में संतोष है, वो सुखी है। तो अनावश्यक विचार और वस्तुएं, इससे बचना चाहिए। विचारों से कैसे बचें? हमारी जो बुद्धि रूपी एक हमारे पास शस्त्र है, इसका प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करें कि कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से हमें हटाने हैं विचारों को। वैसे आजकल आपको पता है कि लोग अनाप शनाप बहुत खा रहे हैं, बाहर में बहुत ज़्यादातर खाना बाहर के लोग खाते हैं। तो उसके बीच में क्या है, आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत ही बेसिक बीमारी हो चुकी है, जो कि सभी लोगों को, मुझे लगता है मोर देन ली आप मान लो कि 70% या 60% लोगों को वो चीज़ें होती हैं। तो उसका क्या मतलब एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग उस यूज़ करें उसे, और उस चीज़ से हमें एक लंबे समय तक जो है या फिर छुटकारा मिल सके? जी, तो मोहित जी, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत लोग परेशान हैं इससे, और ये जननी है अन्य बीमारियों की। माने अगर सुबह पेट साफ नहीं हो रहा आपका, तो फिर बहुत सारे रोग पैदा होते हैं बॉडी के अंदर। तो कारण क्या है? कारण है कि रात को लेट खाना, या फिर ऐसा भोजन करना जो सुपाच्य नहीं है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम सरसों का साग खा रहे हैं, तो सरसों का साग पचने में कम से कम 18 घंटे लेगा। तो सुबह खा सकते हैं, शाम को नहीं खाना, है ना? और शाम को फिर भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कटहल है, उड़द, राजमा है, ये गरिष्ठ भोजन है। ये एक बार खाने के बाद पनीर है ना? और अरबी है, कढ़ी है, ये गरिष्ठ भोजन है, पचने में टाइम लगता है इनको। तो जब एक बार ऐसा भोजन करते हैं आप, तो दोबारा जब तक भूख ना लगे आपको, तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नियम फॉलो करते हैं तो भी हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। या फिर हम कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हम सुबह उठ के डेली व्यायाम करें, है ना? और सुबह उठ के लगभग 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी पी सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। और पानी का नियम ऐसा है कि सूर्य उदय होने से पहले पिए, तो ये अच्छा काम करता है बॉडी में। उसके बाद मलासन, मरकटासन और ताड़ासन ये कर सकते हैं, जिससे पेट साफ होने में हेल्प मिलती है हमारी। तो 2-3 मैं आपको फंडे बता रहा हूँ जो बहुत बेसिक फंडे हैं, जिसको फॉलो करने से डेफिनेटली परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। पहला क्या है? खाना खाने से पहले अगर आप घी, गाय का घी, देसी गाय का घी, और शक्कर या खांड और चावल, ये स्टार्टर आपका अगर है, तो ये पहले जो हम भोजन इंटेक कर रहे हैं, ये प्रथम अवस्था पाक है। माने ये हमारी बॉडी में जाके हमारी आंतों को नरिश करेगा। और जो लोग ऐसा करना शुरू करेंगे, उनका पेट ऑटोमेटिकली सुबह उठ के साफ होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी, रात को सोने से पहले 2 इलायची खाओ चबा चबा के, ऊपर से 1 कप गर्म पानी पी लो, इससे भी पेट साफ होता है। पैरों की जो पिंडलियाँ हैं, काफ मसल्स हैं, उसको डेली दबाते हैं हम सुबह शाम, तो ये भी हमारी आंतों में
मोमेंटम पैदा करती हैं, जो मल चिपका हुआ आंतों में बाहर निकलता है। ये बहुत अच्छी क्रिया है, इसीलिए हमारे यहाँ कल्चर में था पैर दबाना। उसके बाद दूध में मुनाखे पका के पी सकते हैं, है ना। और एक और जो महत्वपूर्ण नियम है, टाइम से खाना खाना और टाइम पे सोना। अगर टाइम पे, अब माने लेट खाना खा रहे हैं आप, तो फिर वो पचेगा ही नहीं किसी भी तरह से, है ना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नियम है, सुबह अगर आप सूर्य उदय के बाद उठ रहे हैं तो ये पाप कर्म बताया गया है शास्त्रों में। सूर्योदय से पहले उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आंतें वाइब्रेट रहती हैं उस समय, माने वो काल है अपान वायु का। अपान वायु हमारी बड़ी आंत में रहती है, तो वो वायु पुश करती है, मल को बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। अगर उस समय हम सोते रह गए तो फिर पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि वायु उसमें फिर प्रकुपित हो जाएगी, फिर उसको सुखा देगी मल को बहुत ज़्यादा, फिर वो बाहर नहीं आएगा। तो टाइम से सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, अगर ऐसे करते हैं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वरना फिर जो बेसिक फंडे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको अप्लाई करेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। एक इसमें और चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर दूध में अरंड तेल मिला के पीते हैं, या फिर आटे में ही आप जब आटा गूंथते हैं उसमें अरंड तेल मिला लीजिए, कैस्टर ऑयल, तो ये बहुत अच्छा हमारा विरेचक है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे ये हमारे आंतों को नरिश करता है। अरंड तेल से जिनका पेट साफ होना शुरू होगा, फिर वो परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। वह जी, जैसा कि मैं जानता हूँ कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, और इवन दो उनके बारे में आयुर्वेद में मेंशन है कि इलाज है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए और कुछ मुझे बताइए इस चीज़ के बारे में कि क्लेरिफिकेशन होगा। जी, तो मोहित जी, ये बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, आयुर्वेद में सिद्धांत क्या है, वात पित्त कफ का। तो हमें तो वात पित्त कफ पे काम करना है, जबकि एलोपैथी में क्या है, वो सिम्टम को ठीक कर रहे हैं, सिम्टम को मैनेज कर रहे हैं। धीरे धीरे मैनेज करते रहेंगे, जो डोज है मेडिसिन की बढ़ाते रहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बीपी का है, धीरे धीरे उसकी मेडिसिन की डोज बढ़ाते रहेंगे और उसको मैनेज करते रहेंगे। जो रूट को है उसको ठीक नहीं करेंगे। अब हीरो मोटोकॉर्प में हमारा सेमिनार था एक बार, तो वहाँ से एक व्यक्ति ने बोला कि वे जी मेरा बीपी ठीक नहीं होता, मैंने सब एफर्ट कर लिए हैं। तो मैंने कहा एक बार मिलने आना आप हमसे। तो आज का समय है बिल्कुल ठीक है ना, और अपना बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है उनका। तो ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो चीज़ें क्योर होती हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास में पेशेंट आए हरिद्वार से। डॉक्टर ने कहा कि भाई उम्र उनकी 33 साल, कि भाई 3-4 दिन का जीवन है इनका, इससे आगे नहीं जी पाएंगे, उनको ले जाओ। उनको बहुत सारी गंभीर समस्याएं, है ना, ट्यूबरकुलोसिस भी था उनको, लीवर फेलियर था, किडनी में भी काम नहीं कर रही, है ना, बहुत सारे, मतलब बिल्कुल वो ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में पड़े थे। जब हमने उनको देखा, हमने उनकी नाड़ी चेक करी, लेकिन नाड़ी बोल रही थी भाई जीवन तो है। तो हमने कहा भाई ये तो ठीक हो सकते हैं। हमने प्रयास करना शुरू किया, तो वो लगभग 6 महीने में जो 39 kg वेट रह गया था वो 64 पहुँच गया। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब काम अपना कर रहे हैं अच्छे से। और ये हम, जितनी खुशी उनको है ठीक होने की, उतनी खुशी हमें भी है। मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपके इंस्टाग्राम के ऊपर में रिसर्च के दौरान पे जी। उनकी एक फीडबैक वीडियो भी हाँ, देखी थी। फीडबैक है उनकी, वो तो बहुत खुश होकर फीडबैक देते हैं अपनी, उनकी वीडियो है। हाँ। अगर वैद जी, जिस तरीके से आज हमारी बात आपसे हुई है, हाँ। अगर ऐसा हो पा रहा है जी। तो ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार मैं आपको बताना चाहूँगा। वास्तव में आयुर्वेद में सोल्यूशन परमानेंट है। ऐसा नहीं कि आप दवाई को बढ़ाते रहेंगे और जीवन घटाते रहेंगे, ना, आप स्वास्थ्य मिलेगा आपको। ऐसी एक, मैं और बता दूँ आपको, एक लेडी हरिद्वार से हैं, वो हमारे पास आना नहीं चाह रही थी। उनके बेटे ने उनसे बात करनी बंद कर दी, तो ताकि बेटा खुश हो जाए, इसकी बात रखी जाए, इसलिए हमारे पास में आई थी। आज की डेट में वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब काम करती हैं, और बीजेपी में एक बड़े पद की नेता हैं। तो ऐसे बहुत केस हैं जो लोग ठीक हुए हैं। माने ये ऐसा नहीं कि भाई हम कर रहे हैं, आयुर्वेद में शक्ति है। जो लोग आयुर्वेद को हृदय से अपनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आयुर्वेद के अंदर में शक्ति तो है, हाँ। आयुर्वेद तो सभी लोग कर रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर में मतलब ऐसा क्या आप खास कर रहे हैं कि काफी नामी हस्तियां भी आपके पास में आती हैं? हाँ। ये भी मैंने सुना है इस चीज के बारे में, और मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा भी है। तो काफी खूबसूरती से आपने उसमें भी जवाब दिया है कि आप जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो आप दवाइयाँ बना रहे हैं, तो आप प्रॉपर उसको सोल्यूशन वो समर्पित भाव से बनाते हैं, पूरा समर्पण के बाद। वैसे एक सवाल और भी है आपके लिए, जो कि सभी लोगों का, जो व्यूअर्स हैं अभी देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आजकल शादी से पहले और जो शादी के बाद में पुरुषों को बहुत सारी ऐसी समस्या आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उनका रीज़न क्या है और कैसे वो समस्या को हम क्योर कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल तरीके से जी पाए? तो मोहित जी, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये हमारे जीवन के आधार हैं। शास्त्र क्या बोलते हैं हमारे कि ब्रह्मचर्य पालन करो, लेकिन
जो दूसरी थेरेपी या पैथी है, जैसे एलोपैथी वाले लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन मत करो। तो एक तो ये बच्चों को मिल गया पॉइंट कि भाई इसका पालन नहीं करना है। दूसरा, आजकल मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हार्मोन्स भी ऐसे ही बनते हैं बॉडी के अंदर, तो बच्चे अपनी इंद्रियों को नाश कर लेते हैं। इंद्रिय नाश होने से फिर उनके अंदर एक हीनता का भाव उत्पन्न होता है, और बहुत से बच्चे जो दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है, वो भी गलत संगति के चलते या फिर जो ये चीज़ें आजकल समाज में परोसी जा रही हैं उसके माध्यम से अपनी नुकसान कर बैठते हैं। तो इसके समाधान तो यही है कि भाई थोड़ा सा कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो बहुत सात्विक पुस्तकें हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। में जो बच्चे योग पढ़ते थे उनको खूब मेहनत कराते थे पहले, और सबसे मेन फोकस कहाँ पे है कि ब्रह्मचर्य का नाश ना हो और इसका पाचन हो, ताकि इससे हानि भी ना हो। तो आज की जनरेशन में भी कुछ इस तरह का खान पीन सात्विक हो और कुछ ऐसे संस्कार जोड़े जाएं ताकि वो अपने इंद्रियों का नाश ना करें। और ये जो हमारे शुक्राणु हैं, इसी से हमारे मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स बनते हैं। माने जितना अच्छा बॉडी के अंदर वीर्य पुष्ट होगा उतने ही आप चुस्तीले फुर्तीले होंगे और उतना ही दिमाग बढ़िया साफ काम करेगा आपका। तो इसमें दो चीजें मैं बोल सकता हूँ, जिनको हानि हो चुकी है उसके लिए फिर औषधि वो सेवन करें तो लाभ मिलेगा उनको। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है इसमें। एक भाई है जो इंस्टाग्राम पे ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं, और वो आर्य समाज के माध्यम से या फिर अपने थ्रू एक मैसेज फैला रहे हैं समाज में कि भाई ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए, इससे लाभ होगा। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे कि वेद जी ऐसा कुछ सोल्यूशन है क्या, जो जिनको हानि हो चुकी है, इंद्रिय नाश हो चुका है या फिर शरीर में जान नहीं है, कुछ समाधान है क्या उसका। मैंने कहा भाई समाधान है। तो हमने कुछ उनको मेडिसिन ऐसी दी ट्रायल के लिए। मैंने कहा भाई एक बार ट्रायल कर लो, उसके बाद हमसे मंगाना आप। तो पैकेट में रहती है, हमने उनको 5 पैकेट दिए। तो 1 महीने के बाद फ़ोन आया उनका कि वेद जी हमें 10 पैकेट और चाहिए। मैंने कहा भाई कैसा रिजल्ट है। कह रही जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है इससे, और हमने बहुत सारे वैद्यों से बात करी इसके बारे में, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपकी मेडिसिन ये ऐसी है कि इससे चीज़ें हो पा रही हैं। तो आज की डेट में हमसे बहुत बड़ी मात्रा में वो औषधि लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि औषधियाँ हैं इसकी, और कहीं भी समाधान मिले ना मिले तो फिर संपर्क भी कर सकते हैं लोग बाग। हमने कुछ ऐसा खोजा है जो बहुत ही यूनिक है इसके माध्यम से। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। पहली चीज़ तो यह है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें ये कंडीशन देखनी पड़े। तो इसके लिए समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि भाई अपनी इंद्रियों का नाश ना करें। और ऐसा नहीं छोटी मोटी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत फ़ोन आते हैं हमारे पास में। तो जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि अपना अच्छी पुस्तकें पढ़ें। जैसा आप इनपुट दोगे माइंड को, ऐसा ही आउटपुट मिलेगा आपको। तो अच्छे विचारों को देखो, और एक बैरियर रखें, एक गार्ड रखें बैठा के माइंड पे ना, मस्तिष्क के मन के ऊपर, कि जो निगेटिव विचार है रोको, उसको नहीं देखने बार बार, नए विचार सुनने। इस तरह के अच्छे विचारों में अपने आपको पुश करना पड़ेगा कि हमें तो अच्छी चीज़ों में जाना है ना। मन एक बच्चे की तरह है, जैसा उसको आप शिक्षा देंगे ऐसा ही वो करेगा। तो मन को हमें बांध के रखना है, उसको सही दिशा देनी है जी। अभी पॉडकास्ट समाप्त होते होते हम लोगों ने एक ऐसे विषय में बात करी जिसके बारे में बात करना काफ़ी सारे लोग अनकंफर्टेबल भी रहते हैं जी। और उसका जो मेन कॉज और मेन जो सोल्यूशन यही निकला है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी बॉडी के ऊपर में कंट्रोल रखना चाहिए। और आयुर्वेद में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि ऐसी नौबत ही ना है कि ऐसी हमें ज़रूरत पड़े किसी दवाई को खाने की, या अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके लिए भी हमारे पास में सोल्यूशन है जो कर सकते हैं आप। ठीक है वह जी, इसी के साथ में जो है मैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे को समय दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने गैदर करी, जो कि आजकल के यूथ के लिए, आजकल में जो डेली मर्रा में अपने बड़े बड़े ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं कल के दिन में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डाल देती हैं। नहीं मोहित जी, धन्यवाद तो बहुत आपका है मेरी तरफ से, क्योंकि आपके माध्यम से एक मैसेज लोगों के पास जाएगा और जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना ये अलग चीज़ है। मैं एक लास्ट में थोड़ा सा एक बात बोल देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यते न शरीरम पुनः पुनः। माने पुनर्वित्तम, वित्त माने धन और अन्य चीज़ें, सब कुछ दोबारा मिल सकता है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यते न शरीरम पुनः पुनः। शरीर जो मिला है ये बहुत सारे पुण्य कर्मों का एक रिजल्ट है जो हमें मिला है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आत्म उन्नति करें, शारीरिक उन्नति करें और समाज की भी उन्नति करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। और ऐसा
करना चाहिए हमें, इससे सुख मिलता है। वास्तव में जीवन में स्वस्थ रहना और सुखी रहना आसान है, लेकिन हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके उसको बहुत जटिल बना दिया है। हम एक छोटी सी गलती को, छोटी सी मतलब दुख को बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं उसको, जबकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, हमारा मन इतना शांत होना चाहिए कि दुख भी हम झेलें और सुख भी हम उसका आनंद लें। और योग प्राणायाम से बहुत लाभ मिलता है इसमें। तो योग प्राणायाम भी करें, दिनचर्या स्वस्थ रखें अपनी, और सही तरीके से जीवन यापन करें तो बहुत सुख मिलता है जीवन में। बहुत ही प्यारे और सुंदर मैसेज के साथ में हम इस पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं। जी जी। और मैं भी बिल्कुल यही कामना रखता हूँ कि जितनी भी बातें हम लोगों ने करी है वो सभी लोगों तक पहुँचे और उनको कई सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल पाए जो कि अभी तक उनको नहीं मिल पाया। और आपका जो नंबर है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हम स्क्रीन पे या हम लोग डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, जिससे अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है इस चीज़ के रिगार्डिंग में तो वो कर भी सकते हैं। और इसी के साथ में हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत प्यारा मैसेज हमें लास्ट में बनाया। हमारे साथ में है वैद अमित आर्य जी, जो कि वैद जी हरदौर वाले के नाम से ऑलरेडी काफ़ी फेमस है। और आप देख रहे हैं फाउंडकास्ट विद मोहित चौहान। थैंक यू सो मच।